में ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, हाल के समय में पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति देखी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जिस गति से और जिस परिदृश्य में चल रहा है उसमें महाभारत और भगवान कृष्ण की नीति स्पष्ट दिखाई देती। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस स्पष्टता से अम्बासडर दीपक वोरा ने सारा कुछ समझाया है जी। बहुत कम रह गया है बताने के लिए। लेकिन हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमने देखा और जिस प्रकार से अपने रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि पाकिस्तान ने 100 से अधिक मिसाइल और ड्रोन के द्वारा भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की, और वो हमला वो सिर्फ भारतीय मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर नहीं पर सिविल इंस्टॉलेशन पे भी, गांव में भी, गुरुद्वारों में भी, मंदिरों में भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन सारे के सारे इंटरसेप्ट किए गए और उनको बर्बाद किया गया। ये तो हुआ एक उनका, और उसको बर्बाद करने के बाद उनके एयर डिफेंस को हमने पेनिट्रेट किया और उस पेनिट्रेशन में जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का वो सबके सामने है। किस प्रकार से उनके एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हुए, उससे पहले किस प्रकार से उनके आतंकी गढ़ थे वो किस तरीके से बर्बाद हुए, उनके रेडार किस तरीके से बर्बाद हुए, और किस प्रकार से ब्रह्मोस जाके किनारा हिल में गिरा और पाकिस्तान हिल गया, अमेरिका हिल गया, और उसके बाद जिस प्रकार से उसने सीज फायर की बात करनी शुरू की वो सबको मालूम है। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब चीन ने पूरे पाकिस्तान को कंप्लीट एयर डिफेंस देने की पूरी कोशिश की, तुर्की ने उनको ड्रोन देने की कोशिश की, ये सब देखते हुए हमने जरूर इस तरीके से कार्रवाई की। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री कहते हैं हम सुदर्शन चक्र, जिसके बारे में आप लोग अभी तक बात कर रहे थे, उस सुदर्शन चक्र को लेकर के सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं बल्कि सिविल इंस्टॉलेशन को भी हम लोग प्रोटेक्शन देने के लिए अब अगले 10 साल दिए हैं प्रधानमंत्री ने। ये यकीनन कि अलग अलग लेयर में कुछ दूरी पर, जैसे एची पार्षल एपी सिंह ने क्या कहा कि कि दुनिया भर में शायद एक ही ऐसा भारत होगा जो 300 किलोमीटर के रेंज के ऊपर हमने S-400 के द्वारा दुश्मन का एवैक गिराया। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे पास लॉन्ग रेंज वेपन्स है। तो S-400 हुए, फिर अपने पास आकाश हुआ, फिर अपने पास L-70 गन्स हुए, फिर अपने पास आकाश के तरह तरह के रडार। तो काफी लेयर्ड सिस्टम। मकसद एक कि सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं, सिविल इंस्टॉलेशन, रिफाइनरीज हुए, न्यूक्लियर प्लांट्स हुए, रेलवेज हुए, बैंक्स हुए, कोई इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, स्कूल्स हुए, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग्स हुई, जहां जहां पर भी, यानी कि भारत की आर्थिक गति को कोई भी रोकने की हिम्मत ना करे। भारत अब जो है आज चौथे पायदान पर है, कल तीसरे पायदान पर जाएगा, और भारत की उन्नति तभी हो सकती है जब वो मिलिटरीली स्ट्रांग हो, अपने आप को प्रोटेक्ट और डिफेंड करने की काबिलियत रखे, जिसके लिए उन्होंने कहा आप दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, जिसके लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और वो आत्मनिर्भरता जब आएगी तभी अपनी आर्थिक गति में भी, विकास की गति में और बढ़ोतरी होगी, और भारत को फिर उस नजरिए से देखा जाएगा कि भारत जो है एक बैलेंस और रिस्पॉन्सिबल देश है जो ग्लोबल साउथ को लीड करने की भी काबिलियत रखता है। इस सबको, इस संदर्भ में जब हम देखते हैं, चाहे वो सुदर्शन चक्र हो, फिर उन्होंने कहा डेमोग्राफिक के बारे में उन्होंने बात की कि किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसको कैसे रोकना है, कितने लेयर्स होंगे, किस किस लेयर पे कैसे होगा। तो ये सारा मकसद एक ही था कि भारत को अंदरूनी एक तरीके से किसी को तोड़ फोड़ करने की हिम्मत ना हो, और अगर कोई करता है तो उसके बरखिलाफ हम क्या करेंगे, और एक्सटर्नल अगर हमारे ऊपर एग्रेशन होता है तो उसके हम बरखिलाफ किस तरह से कार्रवाई करेंगे। आपने देखा कि किस प्रकार से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौलाना जो मुनीर है वो किस तरीके से बातें कर रहा है कि आप एक डैम बनाएंगे, हम 10 मिसाइल मार करके उसको तोड़ देंगे। उसके उनके जो प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, और उनके ही इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कि हम एक रॉकेट पोर्ट खड़ा कर रहे हैं और हम यकीनन ये करेंगे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ऐसा पड़ोसी जो 1947 से हेट इंडिया और आतंक का सहारा लेकर के, आतंक का सौदागर बन करके आज पाकिस्तान जो है अमेरिका का डार्लिंग बन गया है, चीन की गोद में जाकर के बैठ गया है, तुर्की ऐसे ढूंढ लेता है, और ऐसा अगर पड़ोसी हाथ पे बांग्लादेश से आने की हम लोगों को धमकी भी देता है। तो हमें
बहुत सोच समझ करके अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करना है। सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं, पूरे देश को, जब पूरा देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, ऑटोमेटिकली हम देखेंगे प्रगति होगी, डेवलपमेंट होगा, हौसला अफजाई होगी। हमारी तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। अगर कोई देखता है तो उसको मालूम है कि ये मधुमक्खी का छत्ता है। अगर हमने इस उंगली दी तो ऐसा भिन्न आएगा जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया है कि किस प्रकार से उनके एयर डिफेंस कंप्लीट सिस्टम को पेनिट्रेट किए, पेनिट्रेट ही नहीं किया, बर्बाद किया। बर्बाद के बाद वहां का जो मौलाना मसूद अजहर था वो क्या चिल्ला रहा था कि काश मैं भी मर जाता। तो पाकिस्तान है, उसने सवेरे लोन लिया और उसी के परिवार को 14 करोड़ रुपए दे दिए, जो 14 परिवार उसके सदस्य मारे गए। तो ये देश सुधरेगा नहीं। साम दाम दंड भेद, बिल्कुल आपने कहा कि ये प्रकार देश से सुधरेगा नहीं, शाम दाम दंड भेद से इसका इलाज करना ही पड़ेगा। असल में एक रिपोर्ट हमने तैयार की थी, उस रिपोर्ट को चलाने के पहले मैं दोनों की प्रतिक्रिया जानना चाहता था, लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे संकेत हैं। कृष्ण नीति, भारत पाकिस्तान, उससे संबंधित एक रिपोर्ट गौर से देखिए। ये भारत नया भारत है। ये नया भारत खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने का हौसला रखता है। नया भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा और आतंकवाद मुक्त वैश्विक कुटुंब में भरोसा रखता है। नया भारत राम की पूजा करता है, राम के आदर्शों पर चलता है, लेकिन कृष्ण की नीतियों को भी आत्मसात किए हुए है। कृष्ण की नीतियों पर भी चलना जानता है। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता उदाहरण है। इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक में भी प्रधानमंत्री मोदी की यही कृष्ण नीति नजर आई। ये कृष्ण नीति क्या है? न्याय के लिए अन्याय को दंडित करना, समस्त मानव कल्याण के लिए अमानवीय नीति का खात्मा करना, इंसानियत की रक्षा के लिए असुर शक्तियों को परास्त करना। कृष्ण तो कौरवों के पास पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगने गए थे, महज 5 गांव, ताकि युद्ध को टाला जा सके, समझौता हो जाए। भारत ने भी बार बार पाकिस्तान से यही तो अपील की। सर्वशक्ति संपन्न होते हुए भी भारत ने पाकिस्तान से अपील की, आतंकवाद का दामन छोड़ो, आतंकवाद को पालना पोसना छोड़ो, आतंकवाद को समर्थन छोड़ो। इस एक अपील के बदले पाकिस्तान ने क्या किया? दुर्योधन की तरह पहलगाम में आतंकियों को भेजकर 26 निर्दोष पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या करवाई। राम पथ पर चलने वाला हिंदुस्तान एक बार फिर से कृष्ण नीति पर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेनाओं को खुली छूट दी, आतताइयों का सामूहिक संहार करने की, आतंकियों को घर में घुसकर मिट्टी में मिलाने की, आतंकियों के पनाहगाह बने पाकिस्तान को सबक सिखाने की। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और पीओके में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकानों को जमींदोज कर दिया। 100 से अधिक आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। पहलगाम हमले का अंजाम सामने है। शुरू में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने महज कुछ सैनिकों के मारे जाने की बात कही, लेकिन असलियत कुछ और थी। पाकिस्तान ने खुद कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसके 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इनमें से 155 तो अवार्डी फौजी थे। इतने सैनिकों को खोने के बाद भी पाकिस्तान संभला नहीं है, सुधरा नहीं है। एक बार फिर से वही गलती कर रहा है जो महाभारत काल में शिशुपाल ने की थी। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरह
इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। शिशुपाल ने भी यही गलती की थी। कृष्ण बार बार चेता रहे थे। 100वीं गलती पर कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल की गर्दन उतार दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पाकिस्तान को चेता दिया है कि परमाणु धमकी का कोई असर नहीं होगा। अब एक भी गलती की तो शिशुपाल की तरह पाकिस्तान का अंत निश्चित है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। भारत ने तय कर लिया है आतंकवाद के समूल विनाश का। आतंकवाद का साथ देने वाला भी आतंकवादी है। पाकिस्तान ने अपनी हरकतों को नहीं सुधारा तो फिर सुदर्शन चक्र चलना तय है। फिर कुछ नहीं बचेगा, ना पाकिस्तान, ना पाकिस्तान के बड़बोले नेता, ना जनरल आसिम मुनीर और ना आतंकियों का सरगना हाफिज सईद। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बोरा साहब मेरे साथ बने हुए, सीधे उन्हीं के पास चलूंगा। बोरा साहब, ये संकेत तो आपने देख लिए, लेकिन सबकी नज़र टिकी हुई है ट्रंप और पुतिन की बैठक पर, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है। क्या उसके संकेत कुछ ऐसे होंगे कि भारत के साथ जो तल्खियां हैं वो कम होगी और पाकिस्तान के साथ जो गलवैयां हैं वो दूर होंगी? लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, बड़ी खुशी होती है जब मैं जनरल कुलकर्णी को देखता हूं। ये तो सियाचिन के हीरो हैं, कप्तान होते थे जब इन्होंने सियाचिन हमारे लिए बचाया था। सो थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, हमेशा इट्स अ प्रिविलेज टू बी विद यू ऑन अ पैनल। सर, आपने जो अभी बात की है मैं बता देता हूं, यूक्रेन का जो बातचीत हो रही है, आपको मालूम है सर, एक चीज आप जानते हैं, जनरल साहब भी जानते हैं सर, हम लोग स्वाधीन 1947 में हुई है। सोवियत संघ उस समय जीवित था। 70 साल तक, 75 साल तक तो हमने एक बूंद तेल नहीं लिया उनसे। सोवियत संघ से नहीं लिया, ना रूस से लिया। लेकिन जब यूक्रेन का जंग शुरू हुआ और हमें बहुत सस्ते दामों पर मिलने लगा तो हमने खरीद लिया। हम तो वहां जाएंगे जहां हमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फायदा होता है। हमने नहीं लिया था इससे पहले। तो ये ट्रंप साहब जो बात करते हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। और फिर इनका आरोप क्या है सर, कि हम जो तेल खरीद रहे हैं उस पैसे से ये जंग चल रही है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली कल हम तेल नहीं खरीदते हैं, जंग खत्म हो जाएगी क्या? ट्रंप साहब को ये कहने की बातें हैं सर। पश्चिमी देश और अमेरिका, ये इनकी अपनी गलतियां, ये हार गए हैं यूक्रेन की सुरक्षा करने के लिए, और अब उसका ब्लेम जो है वो भारत पे देना चाहते हैं। ये मेरा मानना है। और ये जो मीटिंग हुई थी एंकरेज में सर, यूक्रेन तो एजेंडा पे था ही नहीं। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है? स्टेट डिपार्टमेंट नहीं बनाता उनका विदेश मंत्रालय। एक गोल्फ का खिलाड़ी है, प्रॉपर्टी डेवलपर है, डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त है, उसका नाम है स्टीव विटकॉफ, वो बनाता है फॉरेन पॉलिसी। वो जाके मॉस्को में बात करता है। वो गया था और उसके बाद फिर इनकी मुलाकात हुई।